हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरेहन पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका सीरीज से होगी, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर दी जाती है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यह डिक्टेशन एसएससी एग्जाम्स ओरिएंटेड दी जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। महोदय, इस समय 75 बड़ी सिंचाई योजनाएं और 155 मध्यम दर्जे की योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। हमें आशा है कि उनमें से अधिकांश को 4 या 5 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे काफ़ी अच्छी सिंचाई क्षमता विकसित हो जाएगी। पानी को और ज़्यादा संभाल कर इस्तेमाल करने तथा उपलब्ध सिंचाई क्षमता के बेहतर उपयोग की भी पर्याप्त गुंजाइश है। मैंने निर्देश दिए हैं कि इन सब पक्षों पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम सब अनुभव करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था तथा भविष्य के लिए इनकी कितनी आवश्यकता है। कुछ माननीय सदस्यों ने अंतर्राज्य जल विवादों को सुलझाने में देरी पर चिंता व्यक्त की थी। हम सब भी इस चिंता में उनके साथ हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि इस समस्या को लेकर कितनी कठिनाइयां हैं। पानी राज्यों के अधिकार क्षेत्र वाला विषय है और इससे संबंध विवाद मुख्यतः उन राज्यों को बातचीत द्वारा हल करने हैं जो इससे जुड़े हों। केंद्र में हम पूरी कोशिश करते रहे हैं कि संबद्ध राज्य बातचीत का सिलसिला चलाएं। एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि हमने एक विवाद में किसी एक राज्य का पक्ष लिया है। मेरा कहना है कि इसका बिल्कुल कोई भी औचित्य नहीं है। चाहे कावेरी हो या नर्मदा या अन्य नदी, केंद्र पूरी कोशिश करता रहा है कि ऐसे विवादों का न्यायोचित हल निकाला आए, लेकिन ऐसे मामलों में संवेगपूर्ण वातावरण पैदा हो जाता है। माननीय सदस्य जानते हैं कि जैसे ही ऐसे प्रश्न उठते हैं, सभी दलगत भेद भुला दिए जाते हैं। किसी सकारात्मक उद्देश्य से एक होने के बजाय हम ऐसे विवादों पर एक हो जाते हैं, चाहे कोई प्रस्ताव कितना ही तर्कसंगत क्यों ना हो। लोग इस डर से उसे मानने से कतराते हैं कि उन्हें अपने क्षेत्र में जनता की आलोचना का शिकार होना पड़ेगा और उनकी लोकप्रियता पर प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रस्ताव न्यायोचित है तो दोनों ही पक्ष उसे अन्यायपूर्ण करार दे देते हैं। एक प्रस्ताव यह आया था कि पानी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया जाए। मैं पूरी तरह से इसके पक्ष में हूँ और अगर आवश्यकता हुई तो ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राज्यों की स्वीकृति मिलना आवश्यक है और उनमें से अधिकांश ने इस विचार का विरोध किया है। मैं सभी दलों से अपील करूंगी कि वे इस महत्वपूर्ण प्रश्न को राजनीति का एक प्रश्न न बनाएं और केवल स्थानीय हितों को ही नहीं, जो निसंदेह बहुत अहम होते हैं, बल्कि राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रखकर आदान प्रदान की भावना से काम
लें। एक माननीय सदस्य के विचार से सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं। वास्तव में यह एक ऐसा नारा है जिसे देश के कुछ भागों में दोहराया जाता है। कुछ अन्य हमें अमीर किसानों का पक्षपाती बताते हैं। हमें इनमें से किसी का भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पिछले समस्त वर्षों में हमारी कोशिश यही रही है। महोदय, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कुछ भी संभव है वह किया जाए, जैसे ऋणों की व्यवस्था, जल और बिजली की आपूर्ति, उर्वरकों और अच्छे बीज का इंतजाम। इन सबको उचित दामों में उपलब्ध किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों को उनकी उपज के लाभदायक मूल्य मिलें। गत 2 वर्षों में कृषि मूल्य तेजी से बढ़े हैं और किसानों को अच्छे पैसे मिले हैं। जब मूल्य कुछ गिरने लगते हैं तो शिकायतें होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर औद्योगिक कच्चे माल तथा तैयार माल की कीमतों के साथ साथ कृषि जिन्सों के भी मूल्य कुछ ना गिरें तो आमतौर पर मूल्यों को कैसे नीचे लाया जा सकता है। मुझे एक माननीय सदस्य के तमिल में व्यक्त किए गए इस विचार को सुनकर आश्चर्य हुआ कि हम तमिलनाडु में सूखे के प्रति उदासीन हैं। और यद्यपि मैं वहाँ गई थी, मैंने भी फिर वहाँ के लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं व्यक्त की। यह एक साधारण आरोप है। जो कहा गया उसके विपरीत मैंने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। मुझे बताया गया है कि इन सदस्य महोदय ने राज्य में सूखे के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया। काश कि बादलों पर मेरा ऐसा कोई नियंत्रण हो पाता, लेकिन जब मैं वहाँ थी तो कुछ बूंदाबांदी अवश्य हुई थी, लेकिन उससे उनकी तंगी, उनकी आवश्यकता पूरी नहीं हुई। सूखे से हमें बहुत नुकसान पहुंचा है और लगातार सूखों तथा युद्ध ने हमें प्रायः 1 दशक पहले की हालत में पहुंचा दिया है। ज़्यादा चिंता का विषय यह है कि सूखा युवाओं और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को आघात पहुंचाता है। यद्यपि राहत कार्यक्रमों के कारण भूख से त्रस्त होने की नौबत नहीं आई है, किसी भी राज्य सरकार को सूखे को बहाना बनाकर केंद्र से वह जितना पैसा खींच सके खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए कि राज्य के अपने साधनों तथा केंद्रीय सहायता का उपयोग सही ढंग से किया जाए और जिन लोगों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है उनको राहत मिले। लेकिन राष्ट्र की सहानुभूति केवल धन के तराजू पर नहीं तौली जानी चाहिए, उसकी माप होनी चाहिए। राहत कार्यों की प्रभाविकता, जल संचयन संबंधी निर्माण कार्य किए जाने चाहिए। इससे भविष्य में वर्षा अपर्याप्त होने पर सहायता मिलेगी। इस काम के लिए सरकार को स्वयं स्थानीय लोगों को जहां तक हो सके प्रेरित करना चाहिए और ठेकेदारों पर ही भरोसा करके नहीं संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ठेकेदार अपने लाभ के लिए लोगों का शोषण करने लगें। अन्य राज्यों में भी जैसे असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा
और पश्चिम बंगाल में हालत उतनी ही खराब थी और वहाँ भी सूखे का प्रभाव बहुत समय तक अनुभव किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भूकंप से कष्ट पाने वालों के साथ भी हमारी सहानुभूति है। यहाँ बैठकर हम सोचते हैं कि वहाँ सर्दी का मौसम होगा, लेकिन क्या हम यह कल्पना कर सकते हैं? स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।